गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो अध्याय नंबर जो 10th क्लास का आपके अध्याय नंबर 5 चल रहा था, दैनिक जीवन में रसायन। उसके आगे बढ़ते हैं अपन कक्षा 10 का। पहले अध्याय का नाम लिखते हैं, मिक्स हो जाता है ना। अध्याय नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इसके अंदर अपन ने अम्ल और क्षार के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ लिया, अम्ल और क्षार की अवधारणाएं पढ़ ली। 3 अवधारणाएं, आरेनियस, ब्रोंस्टेड, लोरी और लुईस अवधारणा। फिर उसके बाद में अपन ने पिछली क्लास में टॉपिक शुरू किया था आपके पीएच। पिछली क्लास में कौन सा टॉपिक शुरू किया था अपन ने? पीएच से संबंधित स्टार्ट किया था। पीएच स्केल के बारे में, पीएच पैमाना क्या होता है इसके बारे में अपन ने स्टार्ट किया था। तो आज थोड़ा सा उसी के आगे बढ़ते हैं अपन। पीएच स्केल तो किसने दी थी पीएच स्केल? सबसे पहले 1909 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे, एसपीएल सोरेनसन, इन्होंने दी थी। ये पढ़ा। पीएच स्केल बनाकर देखिए अपन ने, जिसके अंदर मापांक लिखा हुआ होता है आपके 0 से लेकर 14 तक। और पीएच का फॉर्मूला भी देखा था अपन ने। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है आपके, जिसके अंदर देखा अपन ने कि पीएच बराबर क्या होता है आपके -log10 H प्लस आयन की सांद्रता। ये बनाया था अपन ने कल कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही क्या है आपके पीएच है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक, ये माइनस है, लघुगणक मतलब लॉग, और H प्लस ये कोष्ठक का मतलब क्या होता है सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही पीएच होता है। ये अपन ने बात की। पीएच का मान क्या होता है आपके 14 तक होता है। इसके अलावा क्या होता है, एक और जो आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, 11th-12th में आता है POH, जिसके अंदर क्या होता है -log10 OH आयन की सांद्रता, वो होता है। आई बात समझ में? इसके अंदर क्या हो जाएगा, POH बराबर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, और PH प्लस POH का मान क्या होता है आपके 14 के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो ये आपके इस प्रकार से होता है कि पीएच 0 से 7 तक होता है, पीएच 7 से 14 के मध्य, तो इनका पूरा का योग क्या होता है आपके 14 होता है। तो ये बात आपके सिलेबस के अंदर ये है कि पीएच का ही सूत्र है जो मैंने बता दिया आपको पिछली क्लास में, कि कुछ यौगिकों का पीएच का मान भी बताया मैंने कि अम्लीय कौन से हैं और क्षारीय कौन से हैं। इसके अलावा एक टॉपिक छोटा सा है जिसके अंदर पीएच का मान कैसे निकालते हैं, एक लाइन लिखी हुई है, वो आप देखो कि अगर शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, कल बताया मैंने, उदासीन होता है। देखो शुद्ध जल का पीएच कैसे निकालते हैं, तो शुद्ध जल के लिए देखो, शुद्ध जल के लिए H प्लस की सांद्रता तथा OH माइनस की सांद्रता, H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता, H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता समान होती है। क्या होती है? समान कैसे होती है? दोनों का मान क्या होता है, उदासीन है, तो दोनों का मान भी बराबर रहेगा। तो समान होती है पीएच की, H प्लस की और OH माइनस आयनों की सांद्रता समान होती है। और यह कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। क्या है? मोल पर लीटर। यही बात समझ, मोल पर लीटर के बराबर होती है। ये कैसे निकालते हैं, तो इसका पीएच क्या होगा ये अपन को करना है। तो अतः शुद्ध जल का पीएच कितना होगा, शुद्ध जल का पीएच देखो, पीएच बराबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे अपन, तो सूत्र अपने पास में दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, पीएच बराबर ये सूत्र है अपने पास में, तो इसके अंदर H प्लस आयन की सांद्रता ये दी हुई है अपन को 1 × 10⁻⁷। तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं अपन, H प्लस बराबर क्या हो गया आपके 1 × 10⁻⁷ दिया हुआ है। आई भाषा में H प्लस आयन की सांद्रता दी हुई है अपन को। तो पीएच बराबर हो गया आपके -log10
H प्लस की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ ना आपके 1 इंटू 10 की पावर -7। आगे बात समझने, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। सांद्रता हो गई ये इसकी। अब अपन क्या करें, pH बराबर आगे अपन बात करें तो इस क्या करें, इसको अपन 1 इंटू 10 को 1 को 10 से गुणा करोगे तो वही बात है, 1 को अपन 10 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो उतना ही मान रहता है ना। तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात हो गई। तो -log10 अगर 1 को अपन 10 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 ही रहेंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 10 की पावर -7, ये लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। और बात करें अपन तो फिर pH का मान क्या करें, ये घात है इसको अपन आगे भेज देंगे, है ना। घात को सोल्व करने के लिए अपन क्या करें, आगे भेजें। तो ये क्या हो जाएगा -7 और माइनस पहले से था ही आपके, ये माइनस तो पहले से था ही, और फिर क्या हो गया log10 और ये 10। यही बात समझ में। तो ये माइनस माइनस गणित में क्या होता है, पता है, कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 7 इंटू 10 की पावर log 10, क्या हो गया log 10। अब इसका मान क्या होता है, log 10 का मान होता है आपके 1, क्या होता है log 10 का मान क्या होता है, बराबर 1 होता है। और फिर अपन 1 को क्या करें, 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके 1 है ना। तो इस प्रकार से आपके log 10 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो pH का मान क्या हो जाएगा, pH बराबर 7 इंटू 1। यही बात समझ में। तो pH का मान 7 को 1 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, pH का मान 7 आ जाएगा। तो शुद्ध जल के pH का मान कितना हो गया, ये क्या है आपके शुद्ध जल का pH। तो pH का मान 7 होता है, ये क्या है उदासीन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। log 10 का मान क्या हो गया आपके 7। तो ये तो हो गई आपके pH स्केल के संदर्भ में कुछ बातें जो अपन ने पिछली क्लास में और इस क्लास में कंप्लीट कर लिए pH स्केल। अब pH का उपयोग क्या है अपने दैनिक जीवन में, अपन पाठ का नाम यही है दैनिक जीवन में उपयोग। यही बात समझे, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है pH का। तो अब अपन इसके क्या क्या उपयोग है वो पढ़ेंगे दैनिक जीवन में pH स्केल के उपयोग। यही बात समझे। तो अब अपन दैनिक जीवन में उपयोग pH के क्या क्या अपने फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, pH का पता रहेगा तो अपन किन किन चीज़ों से बच सकते हैं, किस नुकसान से बच सकते हैं, इनके बारे में देखो। अब pH के उपयोग अपने दैनिक जीवन में एक एक करके 5-6 उपयोग हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। pH स्केल के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, pH के क्या उपयोग है, उनके बारे में। तो सबसे पहले दैनिक जीवन में pH का महत्व, हेडिंग लगा लेते हैं अपन। दैनिक जीवन में pH का महत्व, दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है, इनके बारे में चर्चा करें अपन। तो दैनिक जीवन में pH का महत्व कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपके सबसे पहला महत्व अपने पाचन तंत्र में pH। यही बात समझें, pH का पहला महत्व है कि पाचन तंत्र के अंदर pH का क्या महत्व है, अपना जो पाचन तंत्र है उसमें pH। तो सबसे पहले 1 नंबर लिखते हैं अपन, पाचन तंत्र में pH, या फिर पेट में अम्लता, पेट में अम्लता। अब देखो पाचन तंत्र में pH का क्या महत्व है, इसके बारे में अपन बात करें तो पाचन तंत्र के अंदर आपके महत्व होगा पेट के अंदर। जैसे अपन ने मैंने बात की, अपन क्या करते हैं, भोजन करते हैं तो अपने पेट के अंदर एक भोजन सबसे पहले अपन मुंह गुहा के अंदर जाता है। मुख के अंदर अपने दांत होते हैं या जीवा होती है जो टाइलिन एंजाइम स्त्रावित करती है, और वो दांत उसको लसलसा, वो एंजाइम भोजन को लसलसा बनाकर उसको चबाते हैं। चबाने के बाद में वो ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रास नली से कहाँ जाता है, भोजन अमाशय के अंदर। किसके अंदर ठहरता है भोजन अपने लिए, अंदर 3 से 4 घंटे तक अमाशय के अंदर ठहरता है, ये स्टमक के अंदर। ठीक है। अब अमाशय के अंदर क्या होता है, अमाशय के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किया जाता है। उदर रस होता है जिसे अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं, उस स्त्रावण करता है। कौन, भोजन के पाचन करने के लिए भोजन के अंदर अनावश्यक रूप से जैसे कोई भी अशुद्धि चली जाती है ना, तो उसको गलाने में तो क्या स्त्रावित किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किया जाता है। उदर रस कहते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है सूत्र इसका, HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किया जाता है किसके द्वारा, आपके अमाशय के द्वारा।
तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, बहुत प्रबल अम्ल है। अभी बात की अपन ने कि प्रबल अम्ल होता है, ये जल के साथ पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन देता है। तो प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या करेगा, अगर अपन अपने अंदर इसके अंदर क्या होता है, इसका उत्पादन अगर अधिक हो जाता है तो अपने अंदर क्या हो जाती है, पेट के अंदर जलन होने लग जाती है, जिसको अपन कहते हैं अति अम्लता। जैसे अपन देखते हैं कभी कभी अपने अंदर क्या हो जाती है, पेट के अंदर जलन होने लग जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, उसको अपन कहते हैं एसिडिटी। कहते हैं उनको डॉक्टर के पास एसिडिटी हो गई आपके। तो एसिडिटी किससे होती है, जो अमाशय के दीवारों के द्वारा जो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किया जाता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे खट्टी खट्टी डकारें आती है, पेट में जलन होती है, पेट दर्द करता है, उसको अपन कहते हैं अति अम्लता। तो इसके लिए अपन अति अम्लता हो जाती है तो इसका उपचार कैसे करते हैं अपन, इस अम्ल को सही करने के लिए अपन क्या डालते हैं इसके अंदर, इस अम्ल को सही करने के लिए अपन डालते हैं इसके अंदर अम्ल का। अगर अपन को इलाज करना है तो अपन क्या करेंगे, क्षार डालेंगे तो वो उदासीन हो जाएगा। अम्ल का इलाज करेंगे तो उसके अंदर अपन क्षार डालेंगे, क्या डालेंगे, क्षार, तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो क्षार के अंदर क्या, अम्ल का एंटा एसिड, एंटा एसिड मतलब उसके प्रति कार्य करने वाला। तो इसका उपचार क्या हो जाएगा आपके, अपन इस जलन को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसका समाधान क्या करते हैं, इसका समाधान करते हैं अपन एंटा एसिड। जैसे मार्केट में मिलता है इनो, है ना, मार्केट में क्या मिलता है, इनो लेते हैं अपन। तो वो इनो क्या करता है अपने अंदर, वो क्षारीय पदार्थ होता है जो आपके अम्लता को शांत कर देता है, एंटा एसिड, जिससे क्या हो जाएगी, आपके क्षारीय पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी और जो उदासीन कर देगा पेट का पीएच, जिससे वो जलन खत्म हो जाती है। तो एंटा एसिड के अंदर अपन क्या उपयोग लेते हैं, एंटा एसिड के अंदर अपन उपयोग लेते हैं दुर्बल क्षार का, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डालते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है MgOH2a। ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपके एंटा एसिड में किसका उपयोग किया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। या फिर पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो ये इसका उपयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेट की अम्लता को कम कर देगा। तो क्या हो जाएगा, पहला उपयोग क्या होगा, पाचन तंत्र के अंदर पीएच का उपयोग है, क्योंकि अम्लता ज़्यादा होगी, उसको कम करने के लिए अपन क्षार का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, पहली बात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो पेट के अंदर पाचन तंत्र के अंदर इसका उपयोग होता है। ये अपन घर पे भी बना सकते हैं। मिल्क ऑफ क्षारीय पदार्थ होता है, आप खाने का सोडा ले लो और उसके अंदर आप नींबू का रस डालकर, उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डालकर आप पी लेंगे तो भी आपकी ये एसिडिटी कम हो सकती है, इस प्रकार से भी। तो पहला उपयोग पाचन तंत्र के अंदर। दूसरा उपयोग बात करें अपन तो पाचन तंत्र के अलावा दूसरा है आपके दंतशय। दंतशय, दंत मतलब दांतों का, शय, दंतशय के अंदर भी उपयोग किया जाता है। दंतशय मतलब जैसे अपन क्या करते हैं, सुबह रात, जैसे दिन भर भोजन करते हैं, रात भर शाम को भोजन करते हैं, फिर अपन सो जाते हैं, फिर अपन सुबह उठते ही क्या करते हैं, ब्रश करते हो आप सुबह उठते ही, कौन सा टूथपेस्ट काम में लेते हो, तो ये टूथपेस्ट होते हैं। अगर अपन क्या करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये आप, अगर आप सब घर वाले कहते हैं, डॉक्टर भी यही कहता है, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, दांत खराब होंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा कि आप ब्रश करो, टाइम टू टाइम दिन में 2 बार ब्रश किया करो। आई बात समझो। तो वो क्यों कहता है, क्योंकि अपन भोजन करते हैं तो वो भोजन के कण क्या हो जाते हैं, अपने अंदर दांतों के अंदर चिपकने लग जाते हैं, क्योंकि अपन मुंह को अच्छे से साफ करते नहीं है, साफ करते हैं तो भी क्या होता है, दांतों का आकार क्या होता है, जैसे ये आपके दांत है तो इन दांतों के अंदर ये जो बीच में दरारें होती है ना, इन दांतों के इस यहाँ पर क्या होता है, भोजन चिपक जाता है, और भोजन चिपकने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, कीटाणु, या फिर वो शर्करा वो पैदा होने लगे, कीटाणु पैदा होने लग जाएंगे, जीवाणु। वो जीवाणु क्या करेंगे, मुंह के कण के अंदर जीवाणु पैदा हो जाएंगे और वो क्या कर देंगे, पीएच, इसके पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। मतलब जो भोजन है उससे अपने मुंह में बदबू भी आने लग जाएगी चिपके हुए रहने से, और उसका पीएच का मान कम होने लग जाएगा, मतलब वो अम्लीय होने लग जाएगा। और अम्लीय होने पर क्या होता है, दांत के ऊपर क्या पाया जाता है, अपने दांत के ऊपर पाया जाता है, ये क्या एक दांत है तो इसके ऊपर पाया जाता है इनेमल, इनेमल नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण अपने दांत जो चमकदार होते हैं, अपन को दिखाई देते हैं चमकदार एकदम वाइट, वो इनेमल के कारण होता है। सबसे ऊपरी परत होती है दांत की, वो इनेमल घिसने लग जाएगा, ख़राब होने लग जाएगा और दांतों की चमक खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे दांतों की जड़ें कमज़ोर होने लग जाएगी। आई बात समझ में। तो ये क्या, भोजन की अम्लता दांतों के अंदर अम्लता बढ़ने से क्या हो जाएगा कि दांत खराब होने लग जाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं,
तो मुंह का पीएच कितना होता है? 6.5 होता है अपने अंदर। मुंह के अंदर मुंह का पीएच लगभग इतना होना चाहिए। अगर वो अपन भोजन करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो दांतों में सड़न होने से पीएच का मान कितना हो जाएगा आपके? 5.5 से कम होने लग जाएगा, और कम होने पर क्या होगा? अम्लता बढ़ जाएगी, तो अपने दांतों को नुकसान पहुंचने लग जाएगा, इनेमल खराब होने लग जाएगा। इनेमल खराब होने से दांतों के अंदर कीड़े पड़ने लग जाते हैं। फिर अपन बहुत ज़्यादा ठंडा खाते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो अपने दांतों में जलन होती है ना। वो आपको कहते हैं ना, डॉक्टर एकदम सेंसोडाइन टोय जाता है आपके किताब टीवी के अंदर देखते हैं अपन। तो वो सारी चीज़ें क्या है, जैसे क्वेश्चन आता है, ये आपके टीवी के अंदर ऐड भी आता है कि आपके ब्रश के अंदर क्या है, आपके कोलगेट का या आपके टूथपेस्ट के अंदर क्या है, नमक है या नीम है, ऐसे आता ना, सीधा वो निकल के आता माइक लेके कि आपके दांत का दर्द होता है तो सीधा आता है, वो कहता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नीम है, नींबू है, तो नहीं है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए, पीएच को बनाए रखने के लिए, बराबर उदासीन पीएच बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, टूथपेस्ट काम में लेते हैं ना। टूथपेस्ट काम में लेते हैं। टूथपेस्ट कोई भी कंपनी का लो आप, जरूरी नहीं कोलगेट मैक्स फ्रेश, कुछ भी ले सकते हैं अपन, है ना। तो टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, वो क्षार होता है। टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, नमक होता है और क्षार होते हैं, जो क्या करेंगे, आपके दांतों के ऊपर जो अम्लता है उनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आई बात में, जैसे पेट के अंदर क्या अम्लता कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। उसी प्रकार इसके अंदर अपन टूथपेस्ट में क्या होता है, नीम और नमक होते हैं, जो क्या करते हैं, उसके अंदर क्षार होता है जो अम्लता को कम कर देंगे, अम्लता को वो उदासीन कर देंगे, और उदासीन होने से क्या हो जाएगी, वो आपके दांत सही रहेंगे। आई बात में। दूसरा महत्व हो गया आपके पीएच का। और ब्रश करना कितनी बार है, दिन में 2 बार करते हैं, एक तो सुबह उठते ही, एक शाम को सोने से पहले, 2 बार करना चाहिए आपको। सही तरीका क्या होता है ब्रश करने का, 5-6 बार आप तो क्या करते हो, ले लिया ब्रश और आधे घंटे तक उसको रगड़ते ही रहोगे, इससे क्या होता है, इनेमल घिस जाता है। सही तरीका क्या होता है ब्रश करने का, कि एक बार ब्रश के ऊपर आप ली और 5 बार राइट साइड में, 5 बार लेफ्ट साइड में और 5 बार बीच में, बस इतनी बार करना चाहिए। 10 से 15 बार अपन को घिसना चाहिए, ज़्यादा घिसने से इनेमल खराब हो जाता है। आई बात समझ में। 5 बार करेंगे तो आपके जो मसूड़ों के अंदर जो जमा हुआ है वो कचरा साफ हो जाएगा और अम्लता खत्म हो जाएगी, बदबू भी नहीं आएगी और आपके दांत भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे नहीं कि आधे घंटे तक रगड़ते रहें, ये गलत चीज़ है। तो दूसरा उपयोग हो गया आपके दंतशय के अंदर, किसका, पीएच का उपयोग। अब अपन तीसरे अम्ल इसके उपयोग की बात करें तो वो आपके आता है मधुमक्खी के डंक में। मधुमक्खी क्या है, मधुमक्खी या फिर कीड़ों के डंक में, कीड़ों के डंक में किसका उपयोग होता है आपके, के डंक में क्या होता है, कैसे, जैसे आपको देखा होगा अपने कोई, जैसे मधुमक्खी खा जाती है ना, तो अपन घर वाले क्या सलाह देते हैं आपको, मधुमक्खी खाएगी तो अपने वहाँ पर सूजन हो जाती है, जलन होती है एकदम खाते ही वो। जैसे रात को आप सोते हो, मच्छर खा जाता है, तो मच्छर खाने पर भी आपके क्या होती है, जलन होती है, खुजली चलती है ना वहाँ पे। क्यों चलती है, उनके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, मतलब उसके अंदर अम्ल होता है, सीधी सी बात, नाम याद नहीं रहे, फॉर्मिक, ये लिखवाया भी है मैंने पहले। तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। ये अम्ल क्या करता है, अपनी त्वचा में जाते ही अम्ल के कारण क्या होती है, आपकी त्वचा में क्या होता है, अम्ल त्वचा में क्या करेगा, जलन करेगा, त्वचा में जलन करेगा। यही बात समझ में। और जलन करने से क्या हो जाएगी, आपके दर्द होगा, जलन व दर्द होगा। तो अपन वहाँ पे क्या करते हैं, खुजली करते हैं, खुजली करते ही वो अपने त्वचा के अंदर फैल जाता है, फिर अपने जलन कम होने लग जाती है। यही बात। तो वो जलन करेगा तो अपने घर वाले कहते हैं कि इसके ऊपर लोहा रगड़ो या फिर नमक लगाओ, कहते हैं ना घर वाले। ये क्या, इसका उपचार है, मतलब इसके अंदर अम्ल होता है और नमक लगाने पर क्या होता है, नमक का क्या है, लवण है, उसके अंदर क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऊपर उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, क्षारीय लवण उसके ऊपर घिसते हैं तो वो अम्ल की मात्रा को कम कर देता है, वो आपके कम सूजन करेगा और जलन हाथों हाथ खत्म हो जाएगी। तो इसके समाधान के लिए अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या डालते हैं, उसके ऊपर जैसे नमक के स्थान पर आप सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट या नमक, कोई भी लवण ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर अपन ले सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन
इसके उपयोग कैसे बनाते हैं इनकी अभिक्रियाएं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या है आपके एक क्षारीय लवण है जो अम्लता को कम कर देता है। आई बात समझ में। तो इसके अंदर इसका पीएच क्या होता है, कम कर देता है। फिर अपन नमक रगड़ेंगे तो वो नमक क्या कर देगा आपके वापस उसको उदासीन कर देगा, जिससे वो आपके तैयार हो जाएगा जल्दी। तो तीसरा हो गया आपके साधारण ये मधुमक्खी के कीटों में या मधुमक्खी के डंक में या फिर उसके अंदर। इसके अलावा और है आपके अम्ल वर्षा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। अम्ल वर्षा क्या होती है? वर्षा तो नाम सुना है, अम्ल वर्षा नाम नहीं सुना होगा। अम्ल वर्षा देखो, अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा के अंदर एसिड रेन, जैसे अपन क्या करते हैं, अम्ल वर्षा कब होती है? जैसे अपन बारिश के दिनों में देखते हैं तो कभी कभी कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि जैसे अपन सभी किसान वर्ग से हैं कि अब की बार तो पानी खारो बरसियों जगहों फसल खराब होने लग गई है ना, ऐसा कहते हैं। पानी खारा कैसे होता है? कभी कभी कहते हैं कि उसके अंदर जैसे अपन ये गाँवों में तो बहुत कम होता है ऐसा, ये शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कल कारखाने बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कल कारखाने बहुत ज़्यादा होते हैं तो अपन वहाँ पर क्या होता है, फैक्ट्रियों के जो चिमनियों से धुआं निकलता है, उस धुएँ के अंदर क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं। जैसे क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं उनके धुएँ के अंदर। जो अम्लीय पदार्थ क्या करते हैं आपके, वो अम्लीय पदार्थ वायुमंडल में चले जाते हैं। वायुमंडल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उनके अंदर जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल के साथ में, जैसे अम्लीय पदार्थ के अंदर आपके ये सल्फेट आयन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके अम्लीय पदार्थ वायु, जो जल होता है, वर्षा का जल क्या वायुमंडल से होकर आता है, तो वायु में जो गैसें हैं घुली हुई होती है वो जल के साथ में घुलकर, जैसे ये वायुमंडल में ये गैसें हैं तो बारिश आ रही है, ये ऐसे आएगी बारिश। तो ये जो ये पृथ्वी की सतह है, ये वायुमंडल के अंदर जो गैसें घुली हुई है, ये ऊपर से बारिश आएगी तो ये गैसों के अंदर क्या आ जाएंगी, जल के साथ में घुल जाएगी। आई बात समझे। फिर वो जो जल के साथ में वो गैसें हैं वो नीचे आ जाएगी पृथ्वी की सतह पर। आई बात समझ में। तो पृथ्वी की सतह पर आएगी तो यहाँ पर तो पीएच का मान उदासीन था, अगर वो अम्लीय गैसें हैं क्या इसके अंदर मिल जाएगी तो जल का पीएच क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय होने से वो क्या आपके लिए नुकसानदायक होगी, जिससे फसल खराब हो जाती है, त्वचा रोग होने लग जाते हैं। उस जल को अपन काम में लेते हैं, है ना, तो फसलें खराब हो जाती है, खेतों में मिट्टी प्रभावित होती है। मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, मृदा का पीएच क्या होना चाहिए, मृदा का पीएच उदासीन होता है तो वो मृदा उपजाऊ रहती है। अगर अम्लीय या क्षारीय हो जाती है तो वो मृदा उपजाऊ नहीं रहती है। तो अम्ल वर्षा के अंदर क्या हो जाएगी, मृदा अम्लीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लीय मृदा बन जाएगी। तो अम्लीय मृदा के उपचार में अपन क्या करेंगे, एक और है, अम्लीय मृदा के अंदर क्या हो जाएगी, तो वो आपके लिए उपजाऊ नहीं रहेगी, और उपजाऊ नहीं होगी तो अपने लिए नुकसानदायक है। तो इसके उपचार के लिए अपन क्या करते हैं, अपन को पता है अम्ल वर्षा हो रही है तो इसके उपचार के लिए अपन को क्या करना चाहिए, कम से कम प्रदूषकों को वायु में छोड़ना चाहिए। कल कारखानों से क्या है, वायुमंडल में जो प्रदूषक हैं उनका कम से कम अपन दुरुपयोग करें, प्रदूषकों को कम से कम वायुमंडल में भेजें, जिससे क्या हो जाएगी, आपके वर्षा का पीएच क्या हो जाएगा, सामान्य रहेगा और अपने लिए वो फायदेमंद रहेगी। तो कम से कम अपन को प्रदूषण करना है, वायुमंडल में प्रदूषण कम से कम करें। तो अम्ल वर्षा के अंदर नंबर 6 लास्ट है इसका उपयोग, मिट्टी का पीएच। मिट्टी मतलब मृदा भी कह सकते हैं अपन, मृदा का पीएच। जैसे आपके अभियान चलता है, आपने देखा होगा कभी गाँवों के अंदर जो कोऑपरेटिव संस्थान है या फिर पंचायत संस्थान है, उनके द्वारा क्या होता है, गर्मियों के दिनों में एक अभियान चलाया जाता है। जब आपके क्या होता है, वो एक टीम आती है, वो क्या करती है, आपके जैसे आपसे अपने खेतों के मृदा का सैंपल मंगवाते हैं, मृदा का क्या करते हैं, मृदा का नमूना मंगवाते हैं, सैंपल, ठीक है ना। और वो सैंपल अपन लेके जाते हैं तो वो फिर वो मृदा के सैंपल को क्या करते हैं, आपका नाम लिखकर वो संस्थान में भेजते हैं। वहाँ पर उस मृदा का क्या ज्ञात किया जाता है, पीएच ज्ञात किया जाता है। और पीएच ज्ञात करने पर अपन को पता चल जाता है कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय मृदा है तो अपन उसमें क्या डालेंगे, क्षारीय पदार्थ डालेंगे, जैसे जिप्सम वगैरह है वो डालेंगे तो वो मृदा क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। या फिर क्षारीय मृदा है तो उसके अंदर अपन क्या डालेंगे, अम्लीय उर्वरक डालेंगे, है ना, तो वो उदासीन हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन को पीएच पता होगा तो अपन को नुकसान नहीं होगा। अगर पीएच का पता नहीं है, अपने मृदा तो अम्लीय है और अपन अम्लीय उर्वरक डाल देंगे तो वो मृदा और ख़राब हो जाएगी। तो अम्लीय मृदा में क्षारीय डालेंगे, क्षारीय मृदा में अम्लीय पदार्थ डालेंगे, जिससे वो मृदा का पीएच बना रहेगा। आई बात समझ में। तो जिससे आपकी फसल की पैदावार अच्छी हो सकती है। और उदासी सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होगी,
उपजाऊ मृदा होगी आपके कौन सी? उदासीन मृदा। उदासीन मृदा होती है मतलब जिसका पीएच का मान कितना होना चाहिए? 7 है, तो वो मृदा क्या है आपके लिए? उपजाऊ है। आई बात समझ में? अगर 7 से कम है या 7 से ज़्यादा है तो वो मृदा की उपजाऊ क्षमता उतनी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से ये आपके दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में बात की, पीएच स्केल के बारे में बात की। इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे दंतक्षय किस पीएच से कम होने पर होता है? तो 5.5 से कम होने पर दंतक्षय हो जाता है। पेट की अम्लता में कौन सा पदार्थ बढ़ाता है? तो वो आपके HCl है। अरे भाई मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। पीएच कितना होना चाहिए उपजाऊ मृदा का? उदासीन मतलब 7 पीएच होना चाहिए। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हो गया। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे? दैनिक जीवन में कुछ जो रसायन हैं उनके उपयोग के बारे में, उनको बनाने की विधियाँ हैं, उनके गुणधर्म हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।